रिवर्स यानी किसी भी जगह की जीवन रेखा। नदियां तब से बह रही हैं जब इंसान इस ग्रह पर था भी नहीं। इन बहती हुई नदियों ने अपने पालने में कई सभ्यताओं को पाला है और तटस्थ भाव से बहते हुए इतिहास को बदलते देखा है। महाकुंभ, यह तो सुना ही होगा, मगर होता क्या है महाकुंभ, और यह शब्द कहां से आया? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। दोस्तों, भारत में कई नदियां हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका धार्मिक महत्व अन्य नदियों से कहीं अधिक है, जैसे गंगा, शिप्रा या गोदावरी। पौराणिक मान्यता है कि एक विशेष समय में, विशेष स्थान पर इन नदियों में केवल डुबकी लगाने से व्यक्ति के न केवल इस जन्म के बल्कि उसके सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। इसी कारण खास समय पर लोग कुछ विशेष नदियों के किनारे एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होते हैं। यही अद्भुत संयोग एक ऐसी घटना को जन्म देता है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। इसे ही कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ मेला आस्था का महासागर है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यहाँ इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है कि यह कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक होती है। लोग केवल आस्था के नाम पर इन नदियों में डुबकी लगाने आते हैं। यह मेला इतना विशाल होता है कि मोक्ष की तलाश में आए इस जन समूह को संभालने के लिए एक अस्थायी शहर बसाना पड़ता है। लाखों तंबू लगाए जाते हैं, कई किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाती हैं और पुलों का निर्माण करना पड़ता है। कुंभ मेला इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसकी महत्वता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुंभ मेला यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। यानी यह मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महान सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह मेला भारत के 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। साल 2025 में यह कुंभ मेला भारत के ऐतिहासिक प्रयागराज शहर में आयोजित होगा। कुंभ महाकुंभ का साक्षी बनेगा, क्योंकि इस महाकुंभ को तय करने वाले ग्रह नक्षत्रों का यह दुर्लभ योग 1444 साल बाद बना है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ की भव्यता पहले से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। अनुमान है कि इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। सिर्फ महाकुंभ का अनुमानित बजट 5000 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आता है कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? कैसे यह तय किया जाता है कि कब कुंभ होगा और कब अर्धकुंभ? अनादिकाल से चले आ रहे इस कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है कि बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं? बड़े बड़े सिद्ध नागा साधु जो संसार के सारे मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वे हजारों किलोमीटर का सफर तय करके केवल एक डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। क्या है इसके पीछे का इतिहास? इसके अलावा कैसे कुंभ का मात्र 30 से 45 दिन का समय शहर की अर्थव्यवस्था को उछाल देता है? आखिर इस मेले का महत्व क्या है? आइए साथ चलते हैं आस्था के महासागर महाकुंभ की वर्चुअल यात्रा पर और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कुंभ मेला का मतलब क्या है? कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कलश या घड़ा। मेला का मतलब है त्योहार या विशेष मान्यता के कारण इकट्ठे हुए लोगों का समूह। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई? इतिहास में कुंभ मेले की सटीक शुरुआत का प्रमाण किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। हालांकि इतिहासकार S.B. राय के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व में पवित्र नदियों में स्नान करने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथों में भी नदी मेलों का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि कुंभ मेले का जो वर्तमान स्वरूप है वह लगभग 300 ईस्वी के आसपास विकसित हुआ। इतना ही नहीं, 600 ईस्वी में चीन से आए यात्री फाहियान और हुएनसांग ने भी प्रयागराज में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ मेले का उल्लेख किया है। कुंभ मेला की पौराणिक कथा हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है।
समुद्र मंथन से पहले हमें महर्षि दुर्वासा की कथा को समझना होगा। महर्षि दुर्वासा को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। कहा जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे अधिक दिखता था। दुर्वासा अर्षि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वे तुरंत श्राप दे देते थे। ऐसा ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र और अन्य देवताओं को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया और उनसे स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की आवश्यकता है और इस अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और असुरों को आसानी से हरा सकते थे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता राक्षसों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में जुट गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। समुद्र मंथन से कुल 14 चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, स्विंग, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष जैसी अन्य चीजें निकली। सबसे अंत में अमृत कलश निकला। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस बीच जयंत, जो भगवान इंद्र के पुत्र थे, ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। राक्षस जयंत के पीछे पड़ गए। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी जद्दोजहद में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर छलक गईं। ये स्थान थे: 1 हरिद्वार में गंगा किनारे हर की पौड़ी, 2 प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, 3 उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, 4 नासिक में गोदावरी नदी के पास। इसी कारण इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल यह है कि हर 12 साल में ही क्यों होता है कुंभ मेला? दरअसल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कुल 12 दिनों तक चली थी। इन 12 दिनों में जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में समय लगा। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि हर 12 साल में इन चारों पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है। 1 अर्ध कुंभ, इसे कुंभ मेले का आधा चक्र माना जाता है, इसलिए यह हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। 2 कुंभ, यह हर 12 साल में होता है। 3 पूर्ण कुंभ, यह अधिक भव्य रूप में आयोजित किया जाता है। 4 महाकुंभ, यह 144 साल में एक बार होता है। कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। हालांकि अर्ध कुंभ मेला केवल 2 जगहों पर ही आयोजित किया जाता है, हरिद्वार और प्रयागराज। वहीं 12 साल बाद मनाए जाने वाले प्रयागराज के कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। यानी पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाला मेला न केवल कुंभ है, बल्कि यह एक पूर्ण कुंभ भी है। पिछला पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में 2013 में आयोजित किया गया था। इस पूर्ण कुंभ को बेहद शुभ माना जाता है। इसी प्रकार हर 144 साल के बाद जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे महाकुंभ कहते हैं। यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ आयोजित होता है, लेकिन यह केवल प्रयागराज में ही लगता है। चूंकि महाकुंभ 144 साल बाद आयोजित होता है, इसलिए यह अत्यंत खास होता है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसी कारण अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे अधिक श्रद्धालु यहीं आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कुंभ मेले की तारीखें कैसे तय की जाती हैं? कुंभ कहाँ आयोजित होगा, इसका निर्णय कुछ खास ग्रहों की स्थिति, खगोल विज्ञान, ज्योतिषीय गणना और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है।
हालांकि इसके पीछे भी समुद्र मंथन और अमृत से जुड़ी कहानी है। जब अमृत कलश की छीना झपटी हो रही थी, तब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ने इसकी रक्षा की थी। इसलिए जब वर्तमान राशियों पर वही ग्रह आते हैं जो उस समय अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे, तब कुंभ का योग बनता है। यानी जिस साल जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह योग हर 12 साल में बनता है। विष्णु पुराण में श्लोकों के माध्यम से इन ज्योतिषीय योगों के बारे में बताया गया है। नासिक कुंभ, जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है। उज्जैन कुंभ, जब मेष राशि में सूर्य और सिंह राशि में बृहस्पति का संयोग होता है। प्रयागराज कुंभ, जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है। हरिद्वार कुंभ, जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है। पौराणिक कहानी के अलावा ज्योतिषीय मान्यता यह भी है कि ग्रहों का ऐसा संयोग नदियों के पानी को औषधि के समान बना देता है। इस समय इन नदियों में स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है। कुंभ का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है कि कुंभ के समय विशेष ग्रहों की स्थिति ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदान करती है। कुंभ मेले की शुरुआत शाही स्नान से होती है। इसमें विभिन्न संप्रदायों और 13 अखाड़ों के आध्यात्मिक नेता जैसे नागा साधु और सिद्ध गुरु नदी में स्नान कर मेले की शुरुआत करते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है। इन आध्यात्मिक नेताओं के स्नान के बाद ही अन्य भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति में कुंभ मेले का महत्व क्या है। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कुंभ में केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, वह इस मेले में एक ही मकसद से आता है और वह है मोक्ष। कुंभ भारत की संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता के विचार को व्यक्त करता है। यह दिखाता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति केवल एक श्रद्धालु है और कुछ नहीं। हालांकि कुंभ मेला केवल नदी में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। यहाँ धार्मिक चर्चाएं होती हैं, लोग एक साथ भक्ति करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और आस्था एवं ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। साधु और सन्यासी यहाँ अपनी अपनी परंपराएं दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। कुंभ सही मायनों में यह दिखाता है कि भारत गर्व से एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यही बात इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास बनाती है। इसी वजह से कुंभ मेले को भारत का सांस्कृतिक दूत भी कहा जाता है। यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी का भी हिस्सा बन गया है। कुंभ मेले में लाखों विदेशी श्रद्धालु आते हैं जो यहाँ से भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को नजदीक से देखते और महसूस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुंभ भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करता है। यह देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सांस्कृतिक और धार्मिक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। अब जानते हैं कि इस बार के महाकुंभ में क्या खास है और यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले का महत्व केवल सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कुंभ आर्थिक दृष्टि से भी बहुत खास है। यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर है। अनुमान है कि इस बार लगभग 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री यहां आ सकते हैं। इसी कारण इस बार कुंभ के लिए लगभग 4000 हेक्टेयर में अस्थायी शहर का निर्माण किया जा रहा है। यहां तक कि इसे अस्थायी जिले का दर्जा भी दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वर्ष 1884 में कुंभ मेले के आयोजन पर केवल 2,88,000 रुपए खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से लगभग 65 लाख रुपए होते हैं। इस मेले से 9,840 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था,
जिसमें 22,961 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। वहीं 1994 के कुंभ में भारत की जनसंख्या बढ़कर 23 करोड़ हो गई थी और लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई थी। इस आयोजन पर 9,47,727 रुपये खर्च किए गए थे, जो आज के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपए हैं। 50 लाख होते हैं। अब बात करते हैं पिछले कुंभ मेले की। 2013 में कुंभ मेले के लिए 1,214 करोड़ का बजट दिया गया था। हालांकि मेले पर कुल 1,017 करोड़ खर्च हुए थे। 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 से 443 करोड़ ज्यादा है, यानी इस बार महाकुंभ का बजट 5,060 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 0 करोड़ रुपए दिए हैं। 2013 में हुए महाकुंभ से कुल 0 करोड़ रुपए का राजस्व रेवेन्यू एकत्रित हुआ था और इस बार महाकुंभ से करीब 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होने की उम्मीद है। अब आप समझ गए होंगे कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक आर्थिक बूस्टर भी है। इस बार के कुंभ मेले के स्केल को समझिए। 2013 में कुंभ मेले के लिए 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध कराया गया था, जबकि इस बार क्षेत्र को 2,400 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया है, यानी पिछली बार से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। पिछले कुंभ में गंगा पर 18 अस्थायी पीपे के पुल बनाए गए थे। इस बार इनकी संख्या 30 कर दी गई है। पिछले कुंभ में मेला 14 सेक्टरों में विभाजित था, जबकि इस बार महाकुंभ को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसीलिए नहाने धोने के लिए 9 पक्के घाट और 30 पंटून पुल बनाए गए हैं। मेले के क्षेत्र में लगभग 1,50,000 शौचालय बनाए गए हैं, जिन्हें साफ रखने के लिए करीब 10,000 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। रात में कोई परेशानी न हो, इसके लिए टेंट सिटी में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। परिवहन को आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कें बनाई गई हैं। साथ ही 500 शटल बसें और 7,000 रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेनों समेत कुल 13,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा मेले की तैयारियों के दौरान प्रयागराज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा की बात करें तो 23,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन एरियल सर्विलांस, एआई आधारित निगरानी और वीडियो एवं थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स भी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात किए गए हैं। आग से सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी सेंटर्स भी बनाए गए हैं। इस महाकुंभ का सीधा लाभ स्थानीय व्यवसायों, रोजगार और पर्यटन उद्योग को मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार महाकुंभ से जुड़े सामान जैसे डायरी, कैलेंडर, जूट बैग और स्टेशनरी की बिक्री में 25% की वृद्धि देखी गई है। यह मेला प्रयागराज के छोटे कारोबारियों जैसे टेम्पो चालकों, रिक्शा चालकों, मंदिरों पर फूल बेचने वालों और नाविकों जैसे हजारों स्थानीय कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा। इससे यह तो तय है कि महाकुंभ रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार इस धार्मिक उत्सव की तैयारियों के चलते अब तक लगभग 45,000 परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो चुके हैं। इससे महाकुंभ मेले के आसपास के इकोसिस्टम में भारी आर्थिक उछाल आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इसका सकारात्मक प्रभाव वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और विंध्याचल जैसे अन्य आध्यात्मिक केंद्रों पर भी पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, कुंभ मेले का एक दूसरा पहलू भी है और वह है पर्यावरणीय चुनौती। कुंभ मेले से भले ही सरकार और लोगों को काफी लाभ हो रहा हो, लेकिन मेले में आने वाले करोड़ों लोग पर्यावरण के लिए चुनौती लेकर आते हैं। गंगा जैसी नदियों में प्रदूषण और प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। महाकुंभ का आयोजन हो चुका है और इस बार का महाकुंभ अपने आप में विशेष होने वाला है, क्योंकि यह एक वृहद महाकुंभ है जिसका आयोजन 144 वर्षों में 144 वर्षों के बाद हो रहा है। तो आज हम इसी 144 विषय को लेकर विस्तार से बात करेंगे।
खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए और प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिस जगह पर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है उसको टेम्परेरी आधार पर एक जिला घोषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। महाकुंभ के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं को समझेंगे, इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करेंगे। ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्टोरिकल क्या डेवलपमेंट हुआ है, उस पर बात करेंगे। फिर यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस पूरी खबर से निकल कर आता है वह यह है कि आखिर भारत में जिलों का निर्माण किस तरह से होता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी शक्ति किसके पास मौजूद है, उस शक्ति पर भी हम बात करेंगे, उस पूरी प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा यह जो पूरा टॉपिक है वह आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको इंडियन कल्चर और इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। अब सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2025 के महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए राज्य में महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया है। यह जो नया जिला है, इस नए जिले को महाकुंभ मेला जिले के नाम से जाना जाएगा और यह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अभी कुल 75 जिले हैं। यह जो नया जिला है, इस नए जिले में प्रयागराज जिले की 4 तहसीलों के 67 गांवों को मिलाकर इस नए जिले का निर्माण किया गया है। तो जब तक प्रयागराज में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, तब तक यह जिला अस्तित्व में रहेगा और जैसे ही महाकुंभ का आयोजन समाप्त होगा, यह जिला भी समाप्त हो जाएगा और वापस से जो आपके 4 तहसीलें हैं वह फिर से प्रयागराज जिले में शामिल हो जाएंगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टेम्पररी आधार पर प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस पूरे जिले का निर्माण किया गया है। ये ओवरऑल सबसे पहले हमने खबर पर बात की। अब खबर में जिक्र आता है महाकुंभ मेला का, तो महाकुंभ को समझना भी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। अब हम महाकुंभ को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि महाकुंभ को लेकर अक्सर मन में सवाल रहते हैं कि आखिर बहुत सारे शब्द आते हैं। महाकुंभ है, इसके अलावा अर्धकुंभ हो गया और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, तो इन शब्दों का मतलब क्या है? साथ ही सवाल यह भी पूछा जाता है कि जो 12 सालों का चक्कर है, ये क्या होता है? 144 सालों की बात आती है, इसका क्या मतलब है? तो इन्हीं तमाम सवालों को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि आखिर महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही क्यों होता है? इसके पीछे का भी कारण है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ मेला की बात करें तो यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संगमों में से एक माना जाता है। सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख आयोजनों में से है जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि और अनुष्ठानों के लिए लाखों तीर्थ यात्री शामिल होते हैं। कुंभ मेला मुख्य रूप से भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। एक स्थान प्रयागराज है, एक नासिक है, इसके अलावा हरिद्वार है और एक है उज्जैन। तो 4 जगहों पर आपको कुंभ मेला देखने को मिलता है। इसमें प्रयागराज में जो कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वह आयोजन अपने आप में विशेष माना जाता है। उसकी कहानी पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप कुंभ मेला की कहानी पर बात करें कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो कुंभ मेला की कहानी पौराणिक कथाओं में यदि आप देखेंगे तो इसका जिक्र समुद्र मंथन के आसपास देखने को मिलता है। अब समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे बड़ी कथाओं में से एक है, सबसे विशेष कथाओं में से एक है। समुद्र मंथन में बुनियादी तौर पर क्या हुआ था कि हमारे देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, और जब समुद्र का मंथन किया तो उसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन समुद्र मंथन जब अंत में समाप्त हुआ तो वहां पर अमृत का कलश प्राप्त हुआ, और अमृत का कलश जब प्राप्त हुआ तो उस कलश से बुनियादी तौर पर कुछ बूंदें अमृत कलश से पृथ्वी पर गिरती हैं, 4 स्थानों पर गिरती हैं।
ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरती हैं और वो 4 स्थान पवित्र स्थान बन जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 स्थान? इसमें आपका पहला स्थान है प्रयागराज, दूसरा स्थान है हरिद्वार, एक है नासिक और फिर है आपका उज्जैन। तो यही 4 जगह हैं जहां पर कथाओं के मुताबिक अमृत की 4 बूंदें गिरी थीं। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसी वजह से इन दिव्य स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये तो हमने यहाँ पर बात की इन 4 जगहों पर, लेकिन अब इसमें भी सवाल यह उठता है कि आखिर अगर ये 4 जगह हैं तो इनमें से प्रयागराज महत्वपूर्ण क्यों है? प्रयागराज को इतना विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? वहां पर ही कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है? तो प्रयागराज को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रयागराज को आप कहते हैं तीर्थ स्थलों का राजा। प्रयागराज जो है वो तीर्थ स्थलों में भी सबसे विशेष माना जाता है और कहा यह जाता है कि ब्रह्मा ने अपना पहला यज्ञ किया था वह प्रयागराज में ही किया था। इसी वजह से प्रयागराज अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि प्रयागराज जो है वो 3 नदियों का संगम भी है। एक इसमें सरस्वती नदी है जो कि पुरानी कथाओं में आपको मिलती है लेकिन वर्तमान समय में अदृश्य हो गई है। तो ये ओवरऑल आपकी पूरी कहानी है, जो कथा है जिस कथा से आप महाकुंभ के इतिहास को ढूंढ सकते हैं। अब इसके अलावा हमने देखा कि 4 जगहों पर अलग अलग 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसमें भी अगर आप स्पेसिफिकली समझें तो हरिद्वार में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह गंगा नदी के किनारे होता है। उज्जैन में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वह शिप्रा नदी के तट पर होता है। नासिक में जो आयोजन होता है वह गोदावरी नदी के तट पर होता है और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। फिर अंत में आता है आपका प्रयागराज और प्रयागराज में जो आयोजन होता है वह 3 नदियों के संगम पे होता है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? इसमें एक तो गंगा हो गई, एक यमुना है और तीसरी आपकी पौराणिक नदी सरस्वती हो जाती है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जो संगम है वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण सवाल लोगों के मन में रहता है वह यह है कि कुंभ मेले से जुड़े बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, तो उन शब्दों का क्या मतलब है? उनके मतलब को अगर हम समझें तो कुंभ मेला बुनियादी तौर पर आपका 12 वर्षों में 4 बार अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता है। 12 वर्षों में 4 बार अलग अलग जगह पर आयोजन देखने को मिलता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है हर 6ठे वर्ष, यानी कि हर 6 वर्ष में आयोजन किया जाता है। इसके अलावा एक जो आपका कुंभ मेला होता है वह हर 12 वर्ष में प्रयागराज में आयोजित होता है। इसके अलावा प्रयागराज में प्रति माह जो है वह माघ महीने में जनवरी से फरवरी के बीच माघ कुंभ का भी आयोजन होता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण शब्द आता है वह है वृहद महाकुंभ। हमने देखा कि महाकुंभ जो है प्रयागराज में हर 12 साल में होता है, लेकिन एक होता है वृहद महाकुंभ जो कि 2025 में आयोजित हो रहा है। तो वृहद महाकुंभ का क्या मतलब है? दरअसल वृहद महाकुंभ का मतलब यह है कि प्रयागराज में क्या साइकिल चलती है। प्रयागराज में साइकिल किस तरह से हर 12 साल में, हमने देखा कि हर 12 साल में आपका महाकुंभ का आयोजन होता है। तो एक बार महाकुंभ का आयोजन हुआ 12 साल में, फिर 12 साल बाद दोबारा आयोजन किया गया, फिर 12 साल बाद दोबारा आयोजन किया गया और इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। और जब यह संख्या पूरी हो जाती है, यानी कि जब अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल 144 साल। तो जब यह संख्या पूरी 12 आयोजन हो जाते हैं तो जो 12वां आयोजन होता है उस 12वें आयोजन को कहा जाता है वृहद महाकुंभ, यानी ग्रेट कुंभ मेला। तो इसको कहा जाता है वृहद महाकुंभ। इसीलिए 2025 का जो महाकुंभ है उसे वृहद महाकुंभ के तौर पर देखा जा रहा है और बहुत विशेष कार्यक्रम जो है वह यहां पर होने वाले हैं। ये हमने कुंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझे। अब इसके ऐतिहासिक विकास की बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर कैसे विकास हुआ है, इसकी शुरुआत जब आप ढूंढने जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यह गुरु शंकराचार्य की ओर से ऐतिहासिक कथाओं
के आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी। प्राचीन उत्पत्ति की अगर आप बात करें तो मौर्य और गुप्त काल के दौरान यानी कि 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में कुंभ मेला जो है उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय बहुत बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होता था, छोटे छोटे स्तर पर अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जाता था। बाद पुष्यभूति वंश के राजा थे, राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने प्रयागराज में पहली बार कुंभ मेले का आयोजन किया था। बड़े स्तर पर आयोजन किया गया था। मध्यकाल में अगर आप देखें तो चोल और विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल जैसे जो शाही राजवंश थे, इन्होंने भी जो मेला का आयोजन होता है प्रयागराज में उसको समर्थन दिया। अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में 1565 में नागा साधुओं को मेला में शाही प्रवेश का नेतृत्व प्रदान किया था। तो उसी घटना के बाद से आपके नागा साधु लगातार प्रयागराज में शामिल होते हुए इस पूरे कुंभ मेले में नजर आते हैं। औपनिवेशिक काल की बात करें तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी पूरी प्रक्रिया जारी रहती है। ब्रिटिश सरकार इस आयोजन से बहुत ज्यादा चकित थी और इसी चकित का परिणाम रहा कि ब्रिटिश शासकों ने इसका दस्तावेजीकरण भी किया। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसिप ने अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन अपनी किताब में किया था। तो ये ओवरऑल कुछ ऐतिहासिक विकास हुए जिनकी हमने बात की महाकुंभ और कुंभ मेले के आयोजन के संदर्भ में। तो ये ओवरऑल जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर जो अंत में हमारा एक सवाल बचता है, वो सवाल ये है कि आखिर भारत में जिलों का निर्माण कैसे किया जाता है। भारत में एक जिला बनाने की क्या प्रक्रिया है? उस प्रक्रिया को अगर आप देखें तो सबसे पहले भारत में जिलों को बनाने, जिलों की ज्योग्राफी को बदलने, इसके अलावा जिले को खत्म करने की जो शक्ति है वह राज्य सरकारों को दी गई है। राज्य सरकारें या तो किसी कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या फिर किसी कानून के माध्यम से नए जिले का निर्माण कर सकती हैं। राज्य सरकारों को पूरी तरह से जिले के निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। नए जिला बनाने के कारण क्या हो सकते हैं? कारण ये हो सकता है कि राज्य यह मानते हैं कि जब नया जिला बनाया जाता है तो प्रशासनिक सहूलियत आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर आप उदाहरण लेकर चलें तो कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, वहां पर अगर एक नया जिला बनाया जाता है तो एक ऐसी मशीनरी स्थापित की जा सकती है जो केवल उसी जिले पर ध्यान केंद्रित करेगी और जो जिला मशीन है उसे दूसरे हिस्सों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रशासन और अधिक बेहतर हो जाता है। इसके अलावा केंद्र की कोई भूमिका जिले बनाने या बदलने में नहीं होती, लेकिन जब जिले का नाम बदला जाता है तो फिर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। जिले निर्माण के पैटर्न की अगर आप बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 593 जिले मौजूद थे। 2001 से 2011 के बीच में भारत में 46 जिलों का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो स्पष्ट आंकड़ा सरकार की तरफ से कहीं भी अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो 700 से लेकर 800 तक का आंकड़ा आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाता है। यह ओवरऑल हमने यहां पर भारत में जिलों के निर्माण की प्रक्रिया को समझा। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल सीधा सा है, भारत में किसी भी राज्य के भीतर जिले के निर्माण की शक्ति किसको दी गई है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए राज्य सरकार को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा को, ऑप्शन डी राज्यपाल को। तो इसका सही जवाब क्या है वह आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है वह बिंदु आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।